अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच फंस गई जिंदगी, कैसे जान की बाजी लगाकर जान बचाने में लगे हैं हिमदूत, दिखाएंगे। एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना की ताकत क्या है, आज वो भी आपको दिखाएंगे। एक ऐसा ड्रोन भी आपको दिखाएंगे जो 100 किलो के इंसान को ले जाने में सक्षम है। आइए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करेंगे। बीते कुछ सालों में पहाड़ी इलाकों में एवलांच की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। खास बात यह है कि इन हिमस्खलनों की टाइमिंग बीते 1.5 से 2 दशक में काफी बदल गई है और यही वजह है कि हिमस्खलन की घटनाएं वक्त बेवक्त हो रही हैं। और इस बार उत्तरकाशी में ऐसा ही हुआ है, जहां नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के 41 पर्वतारोही द्रौपदी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे, जो 3 दिन पहले लौटते वक्त एवलांच की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक अब तक 10 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, 14 घायलों को बचाया गया है, जबकि 27 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी ताकत के साथ जुटी हुई हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर पर आए एवलांच की ये तस्वीरें कुछ रोज पहले की हैं। जिसने भी इस मंजर को देखा उसकी हिर उठा। ये बर्फीला तूफान जिस जगह आया वो केदारनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर दूर बताया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस एवलांच से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस बार केदारनाथ से करीब 340 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत की चोटी पर आए एवलांच की चपेट में 41 पर्वतारोही आ गए, जिनको बचाने के लिए एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के जांबाजों को लगाया गया, जो पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, ताकि लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जिनके अपने बर्फीले तूफान की चपेट में आने के बाद लापता हो गए। मातली हेलीपैड पे इस समय हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि चॉपर किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आईटीबीपी की भी मेडिकल टीम मौजूद है और साथ साथ हौस के जो 14 सदस्य टीम है उनमें से कई को रवाना किया जा चुका है उस मौके पे, जहाँ पे बर्फ में अभी भी कई माउंटेनियर्स दबे हुए हैं, जिनकी खोजबीन अभी जारी है। लगातार मंगलवार को हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय वायुसेना लगातार खोजबीन का अभियान जारी रखे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के ये सभी 41 पर्वतारोही द्रौपदी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनमें 34 ट्रेनी और 7 इंस्ट्रक्टर थे, जो मंगलवार सुबह करीब 4 बजे 18,000 फीट से ज्यादा ऊंचे द्रौपदी पर्वत की चोटी पर पहुंचे थे, मगर वापस लौटते समय ये लोग बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। एवलांच के बाद जहाँ कई पर्वतारोही इस समय लापता है, वहीं दूसरी तरफ एक भावुक तस्वीर सामने आ रही है, जहाँ पर परिजन दर दर भटक रहे हैं अपनों को ढूंढने के लिए। उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं और आपके परिजन क्या लापता हैं? अभी मैं सर वहीं से हूँ, भुक्की गांव से हूँ, जहाँ मेरी भांजी मिसिंग है और बहुत सारे लोग मिसिंग है। मेरे को बताया जा रहा है कि उसकी डेड बॉडी रिकवर की गई है। बताया जा रहा है कि बीच बीच में मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आई। हालांकि घटना के बाद से ही उत्तरकाशी में जिला आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल पूरी तरह से एक्टिव है और वो लापता लोगों की पहचान में जुटा हुआ है। सारा डेटा बनाया जा रहा है
कि कौन लोग इस समय गायब हैं और कितने लोग अभी रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जो कि बेस कैंप लाए जा चुके हैं। उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है कि क्या उम्र थी उनकी, किस राज्य से थे, कितने प्रशिक्षित थे इस समय। तो आपको ये पूरा हम दृश्य अभी कैमरा के माध्यम से दिखाते हैं कि अभी यहाँ पर जो जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का स्टाफ है काम कर रहा है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस घटना के बाद से ही राहत और बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। वो पल पल की जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों से ले रहे हैं। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जल्द से जल्द सभी लोग सकुशल वापस आ जाएं। सर, ऑपरेशन को लेकर किसी और स्ट्रेटजी पर बात हो रही है? यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज करने, हेलीकॉप्टर या कोई और टीम की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ये तो चूंकि जिस प्रकार की भी यहाँ पर जरूरत है और राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी लगातार वो स्वयं वहाँ से चिंता कर रहे हैं और जो भी जरूरत है उस जरूरत को उन्होंने कहा है कि करेंगे और हम लोग पूरी तरह से लगातार सबके टच में हैं। जहाँ पर जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार वो किया जाएगा। बीते कुछ सालों में देश के पहाड़ी राज्यों में एवलांच की घटनाएं बढ़ी हैं। वक्त बेवक्त आ रहे बर्फीले तूफान और ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना इस बात का प्रमाण है कि धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि खतरे से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। उत्तरकाशी से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खौफनाक हिमस्खलन द्रौपदी का डांडा नाम के पर्वत के पीक यानी कि शिखर से करीब 1000 फीट नीचे आया। ये पर्वत तीखी चढ़ाई वाली घाटियों और ऊंची चोटियों के लिए जाना जाने वाला है। द्रौपदी का डांडा पर्वत के 2 शिखर हैं। उसके उत्तरी सिरे की तरफ डोकलानी ग्लेशियर है और उसी के टूटने या फिर कहें कि खिसकने की वजह से हिमस्खलन की आशंका जताई जा रही है, जिसकी जद में आने की वजह से नेहरू पर्वतारोही संस्थान के 20 पर्वतारोही लापता हैं। 9 पर्वतारोही अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस एवलांच यानी कि हिमस्खलन के आने की वजह क्या रही। बहरहाल राहत और बचाव के काम के साथ ही उसकी भी खोजबीन की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि द्रौपदी का डांडा पर्वत पर एवलांच ही आया। इतने बड़े हादसे के बाद कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर एवलांच और या फिर कहें कि हिमस्खलन क्यों आते हैं। हिमस्खलन होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि पहाड़ की चोटियों पर जमा बर्फ का वजन, भूकंप या फिर खराब मौसम भी हो सकता है। एवलांच कई तरह के होते हैं, जिनमें पहला लूज स्नो एवलांच होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी जो हुई है एक पॉइंट पर आकर जमा हो जाती है और फिर वहां टिकने की बजाय वो नीचे की ओर लुढ़कनी शुरू हो जाती है। स्लैब एवलांच, ये क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। दूसरे प्रकार का ये एवलांच है जिसमें बर्फ का एक बड़ा सा हिस्सा ऊंची चोटी से अचानक खिसकना शुरू हो जाता है। वहीं अगर हम एवलांच के तीसरे टाइप की बात करें तो उसे सरफेस लेयर एवलांच कहा जाता है, जिसमें मोटे ग्लेशियर्स के ऊपर की एक पतली परत नीचे की ओर खिसक जाती है। जबकि चौथी तरह का एवलांच अगर उसकी बात करें तो उसे फुल डेप्थ एवलांच कहा जाता है, जिसमें बर्फ की मोटी परत का अंदरूनी हिस्सा खिसकने लगता है, जिस पर बड़े स्तर पर हिमस्खलन आता है। इस समय कई पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंची चोटियों पर ज्यादा मात्रा में बर्फ जमा है। बारिश भी रुक रुक कर हो रही है, तो ऐसे में एवलांच की आशंका ज्यादा हो जाती है। और ऐसा तब होता है जब थोड़ा से ज्यादा दबाव पड़ने पर ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ अपनी जगह से खिसकने लगती है। बर्फ की परतें खिसकती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती हैं। गोली की रफ्तार से नीचे की तरफ खिसकने वाली बर्फ के रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे वो अपने साथ ही बहा ले जाती है। इसके अलावा पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फ किस तरह की है और इससे एवलांच के स्वरूप किस तरीके से तय होता है। 2 तरह की बर्फ यहां पर होती है, उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं, जिसकी वजह से आने वाले हिमस्खलन में पानी की मात्रा नहीं होती, जबकि दूसरी वेट स्नो होती है, जिसमें आने वाले एवलांच में पानी की मात्रा
ज्यादा होती है। द्रौपदी का डांडा पर्वत में आए हिमस्खलन को लेकर आशंका ये जताई जा रही है कि वेज फुल डेप्थ स्नो एवलांच हो सकती है, क्योंकि रुक रुक कर भी वहां पर स्नो पड़ रही है और इस दौरान तापमान रह रहकर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर टूटने या खिसकने से हिमस्खलन आ रहा है। तीसरे दिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे उनको रोक दिया गया है। इस समय हम आपको दिखा सकते हैं कि पीछे हमारे जो इंडियन एयरफोर्स का LH हेलीकॉप्टर है वो बंधा हुआ खड़ा हुआ है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस को फिलहाल आज तीसरे दिन रोक दिया गया है। मौसम के खराब होने की वजह बताई जा रही है। वहां पर एक टेम्परेरी बेस बनाया था IAF ने, जहां पर लैंडिंग के बाद राहत सामग्री और राहत कार्यों में जो फोर्सेस लगी हुई हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही थी। जैसे ही मौसम साफ होता है वैसे ही यहां से एक बार फिर हेलीकॉप्टर्स सॉटी भरेंगे और उस क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां पे टेम्परेरी हेलीपैड बनाया गया है और लाशों की लाने की गिनती शुरू हो जाएगी। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के जो पर्वतारोही एवलांच की चपेट में आए हैं, उस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल कर्नल अजय कोठियाल से हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने बात की है और इस बातचीत में उन्होंने बताया कि ये सभी 41 पर्वतारोही एडवांस कोर्स की ट्रेनिंग के लिए ही वहां पर गए थे। मैं वहां रह चुका हूं, उस जगह पे गया हूं। जो मैं समझता हूं, मतलब हुआ क्या होगा कि 2-3 ऑप्शन है। ये एडवांस कोर्स था, एडवांस कोर्स के स्टूडेंट जा रहे थे। एडवांस कोर्स के स्टूडेंट जब अपनी 28 दिन की ट्रेनिंग पूरी करने वाले होते हैं तो उनको ये सिखाने के लिए कि कैसे एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन प्लान करा जाता है और कंडक्ट करा जाता है, उस मकसद से NIM एडवांस कोर्स के स्टूडेंट्स को द्रौपदी के डांडा पीक में लेके जाता है। उससे पहले उनसे बताते हैं कि ठीक है, तुम बताओ किस टाइम पे चलना चाहिए, कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्या खाना पीना लेकर के जाओगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा, रोप कैसे बनेगी, कितना खर्चा आएगा। तो ये बेसिकली प्लानिंग एंड कंडक्ट, जिसका मतलब ये पीक ना चैलेंजिंग डिफिकल्ट है, लेकिन इस पीक में एक कराने का एडवांटेज ये है कि तुम्हें बिल्कुल निटी ग्रिटी समझ में आ जाती है एज अ स्टूडेंट कि कैसे एक्सपीडिशन कंडक्ट कराया जाए। अब ये स्टूडेंट्स गए, ये लोग ट्रेंड भी थे। एडवांस कोर्स वालों को सर्च एंड रेस्क्यू, सर्वाइवल, अवलांच आने के बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो सब सिखाई जाती है। ये गए, ये ऊपर चढ़े, सबमिट करा, वापस आ रहे थे। तो सारे के सारे एक साथ नहीं होते, कुछ थोड़ा आगे पीछे रहे होंगे, कुछ वैसे रहे होंगे। मेरे को जो समझ में आया, एक स्लैब अवलांच आया है। अब स्लैब अवलांच का मतलब क्या है कि एक तो अवलांच मतलब बर्फ नीचे गिर रही है, सॉफ्ट स्नो, मुलायम बर्फ। लेकिन अगर वही मुलायम बर्फ जब पड़ी है जमीन पे, पहाड़ पे, उसके बाद और बर्फ पड़ी, फिर वो हार्ड हो गई, फिर और बर्फ पड़ी तो दबाव से हार्ड होती गई, तो सॉफ्ट स्नो कन्वर्ट हो जाती है आइस में, जैसे कि फ्रिज में बर्फ मिलती है नीले रंग की, वो हो गया स्लैब। वो टूट करके आया। उसी चपेट में इत्तेफाक से ये स्टूडेंट उस जगह पे थे, ये सारे के सारे उस चपेट में आए। ये उस चपेट के साथ में जब स्लैब टूटा तो स्नो भी लेके आया। अब 2 ऑप्शन है, या तो ये अवलांच में दबे या कोई क्रेवास थी, क्रेवास में गिरे और ऊपर से बर्फ आ गई। क्रेवास में जब स्टूडेंट गिरता है वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा है बाहर निकलना, लेकिन ऊपर से बर्फ आ जाए तो चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं रक्षा के क्षेत्र में। देश के लिए अच्छी खबर है, भारत ड्रोन शक्ति में आत्मनिर्भर हो रहा है। अभी तक आपने ड्रोन बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये ड्रोन बहुत खास है और खास इसलिए है क्योंकि ये इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन है जो जल्दी ही नौसेना में शामिल हो जाएगा। हवा में इस ड्रोन को देखकर एक बार की कोई भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि ये सामान्य ड्रोन से काफी बड़ा है और बड़ा इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक आदमी सवार है। यानी इस ड्रोन की खासियत ये है कि किसी इंसान को लेकर उड़ान भर सकता है और बड़े आराम से लंबी दूरी तय कर सकता है। ये ड्रोन खास है और इसका इस्तेमाल भी देश की सुरक्षा में होने वाला है। देश में ही बने इस ड्रोन को जल्दी ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस ड्रोन का नाम है वरुण, जो करीब 100 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है और महज 30 मिनट में करीब 30 किलोमीटर तक का सफर तय करने में सक्षम है। वरुण को पुणे के भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इसमें तकनीकी खराबी को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। उड़ान के दौरान ड्रोन अगर खराब होता है तो पायलट की पैराशूट के जरिए सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। Specially designed for the Indian naval warships and especially for the Indian Navy, so it can land and take off from a moving warship.
Now, the biggest challenge on a warship out at sea is when they want to have a transfer of fuel or a transfer of cargo, or in case of medical casualty evacuation, they need to bring two ships together very close to each other, and there's something called RASFAS operations. This platform can pick up to 100 kgs of cargo, or a medical evacuation, somebody you can sit on it, as you saw me flying over here, and then can take it off from one ship and then land on another one. Parallelly, the system has a lot of fail-safes. Now, moment you say you have to fly your human on board, that means you need to have the highest safety ratings. In this case, it has a ballistic parachute. So it's an electronic, mechanical component. Anything can fail or everything can fail. So if all failure happens, there's a ballistic parachute that can come up. Then if 4 rotors also fail, the drone can keep flying in. Close to 30 to 50% of the battery failure also happens. Then in that scenario also the drone can come back and land safely. सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना में वरुण के शामिल होने से नौसेना को युद्ध क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। नेवी इसका इस्तेमाल एक शिप से दूसरे शिप में सामान पहुंचाने के लिए करेगी। खास बात यह है कि ये ड्रोन 4 ऑटो पायलट मोड से लैस है। इसका फायदा ये होगा कि अगर इसके कुछ रोटर खराब भी होते हैं तो ये रुकेगा नहीं, उड़ता रहेगा। एक बार उड़ान भरने पर यह ड्रोन 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसके अलावा रेस्क्यू के दौरान और मेडिकल इमरजेंसी में भी ड्रोन कारगर साबित होगा। भारतीय नौसेना में जब 2 जहाज भारतीय युद्धपोत एक जहाज से दूसरे जहाज पे सामान भेजना चाहते हैं, तो उस वक्त या तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं या फिर रासपास ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 जहाज साथ में आते हैं और रस्सी के द्वारा सामान एक जहाज से दूसरे जहाज पे भेजते हैं। उस समय इसमें जो कॉस्ट और रिस्क जो होता है काफी ज्यादा होता है। वहां पर वरुणा का इस्तेमाल मेडिकल इवैक्यूएशन और साथ ही में स्पेयर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो वरुणा की लागत बहुत कम है और साथ ही में किसी व्यक्ति विशेष को खतरा नहीं रहेगा इसे उड़ाते वक्त। भारतीय नौसेना के अलावा वरुण का इस्तेमाल आने वाले समय में एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी किया जा सकता है। साथ ही कंपनी का दावा ये भी है कि दूर के इलाकों में सामान ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन को प्रधानमंत्री मोदी के सामने दिखाया जा चुका है। अगस्त में नौसेना की तरफ से स्वावलंबन कार्यक्रम में इस ड्रोन का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने इस ड्रोन की खूबियों को जाना था। कंपनी इस ड्रोन का कई बार परीक्षण कर चुकी है, जिसमें नौसेना के जहाजों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये ड्रोन पूरी तरह से खरा उतरा है। वरुण में केवल इंसान को बैठना होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं करना होगा। ये ड्रोन खुद ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। इसका कंट्रोल जमीन पर दूसरे इंसानों के हाथों में होगा। इसे रिमोट की मदद से चलाया जा सकता है। अमेरिका में भी इस तरह का प्रयोग किया जा चुका है। अमेरिका ने 2016 में दुनिया का पहला इंसान को लेकर उड़ने वाला ड्रोन द एहांग 184 तैयार किया था और अब भारत ने भी इंसान को लेकर उड़ान भरने वाला ड्रोन तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस ड्रोन में सुरक्षा की कितनी गारंटी और इंसान के लिए कैसे एयर टैक्सी का ये काम कर सकता है, इस जानने और समझने के लिए मेरे सहयोगी पंकज ने इस ड्रोन में बैठकर ट्रायल भी लिया है। मैं भी उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि ये ट्रायल नेवी के लिए किए जा रहे हैं, इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने इसके ट्रायल हो चुके थे। वैसे ड्रोन केवल रक्षा के क्षेत्र में ही मददगार नहीं है, ड्रोन की मदद से कई काम आसान हो रहे हैं। ड्रोन को ज्यादातर सर्वे, निरीक्षण और डिलीवरी में इस्तेमाल किया जाता है। एरियल सर्वेक्षण के अलावा पाइपलाइन, विंडमिल में निरीक्षण, दूर दराज के इलाकों में दवाएं और जरूरी सामान पहुंचाने में भी ड्रोन काम आते हैं। इसके अलावा आमतौर पर इसका इस्तेमाल एरियल फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी में भी किया जाता है। और यही नहीं, आने वाले समय में एयर टैक्सी के तौर पर भी ड्रोन का इस्तेमाल संभव हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने ड्रोन उड़ाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। भारत सरकार ने ड्रोन के वजन के आधार पर उन्हें 5 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। इनके लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं और इसमें सबसे पहला है नैनो ड्रोन के अलावा बाकी सभी ड्रोन्स को उड़ाने के लिए आपको डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन से आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना जरूरी है।
तो किसी भी मिलिट्री ड्रोन को मिलिट्री एरियल के आसपास या फिर अगर हम कहें कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में उड़ाना प्रतिबंध है, बैन है, आप वहां पर नहीं उड़ा सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और बाकी के एयरपोर्ट्स के 3 किलोमीटर के दायरे में भी ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। देश की सुरक्षा के लिए डीआरडीओ नए प्रयोग कर रहा है और देश की सीमा पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मानव रहित नाव बनाई गई है। इस नाव की एक और खासियत है कि इस पर हथियार भी फिट किए जा सकते हैं जो दुश्मन देश की हर नापाक हरकत का जवाब देंगे। मानव रहित ड्रोन उड़ता हुआ तो सभी ने देखा होगा, लेकिन शायद ही मानव रहित बोट के बारे में सुना हो। लेकिन इस कल्पना को साकार किया है डीआरडीओ ने। इस मानव रहित बोट को देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। डीआरडीओ इस साल डिफेंस एक्सपो में मानव रहित बोट को शामिल करने वाली है। फिलहाल इस नाव का परीक्षण पुणे के भामा आसखेड़ बांध में किया जा रहा है। पुणे में दूर से नियंत्रित होने वाली मानव रहित और हथियार बंद 3 नावों का सफल परीक्षण किया गया। मानव रहित नाव का मतलब है कि इस नाव पर कोई इंसान नहीं होगा। इसे नियंत्रित करने के लिए वीडियो फीड को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। इन नावों का उपयोग समुद्री सीमा की निगरानी के लिए किया जाएगा। मानव रहित बोट दुश्मन की हर चाल पर नजर रखेगी और इसकी खास बात है कि ये सीमा पर एक बार में 24 घंटा लगातार पानी में रहकर पेट्रोलिंग कर सकती है। मानव रहित बोट इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है। इस नाव में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से नाव अगर दुश्मन के कब्जे में आ जाती है तो नाव में मौजूद कंट्रोल बोर्ड खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे कोई गोपनीय सूचना, जरूरी डेटा दुश्मन के हाथ नहीं लगेगा। दुश्मन को मात देने के लिए इस बोट में हथियार भी लगाए गए हैं। ट्रायल के दौरान हथियारों से लैस इस नाव को दूर से बैठकर रिमोट कंट्रोल के जरिए नियंत्रित किया गया। जाहिर है दुश्मन देश ने अगर समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश की तो दुश्मन को एक बटन के जरिए खत्म किया जा सकेगा। बोट में सोनार और रडार सिस्टम लगे हैं जिसकी मदद से कंट्रोल रूम में बैठकर दुश्मन का पता लगाया जा सकेगा। जानकार मान रहे हैं कि सीमा की चौकसी के अलावा ये बोट दुश्मनों के साथ मुठभेड़ में भी कारगर साबित होगी। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाया है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि इस नाव को कब तक इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड में शामिल किया जाएगा, लेकिन ये मानव रहित बोट देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए खबरों के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी और सच्ची खबर में अब हम आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर 8 अक्टूबर को होने वाले एयरफोर्स डे की परेड और फ्लाई पास्ट दोनों चंडीगढ़ में इस बार होने वाले, और ये पहली बार है जब एयरफोर्स डे का आयोजन दिल्ली के बाहर होगा। बीते 16 साल से एयरफोर्स डे परेड गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होती थी, मगर इस बार ये चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक के किनारे मौजूद एयरफोर्स स्टेशन पर होगी। 8 तारीख को होने वाली इस परेड से पहले वहां फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें वायुवीरों ने अपने पराक्रम से लोगों का दिल जीत लिया। चंडीगढ़ के आसमान में अपनी जांबाजी दिखाते ये हैं हिंदुस्तान के वायुवीर, जिन्होंने जब फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आम दिनों में चंडीगढ़ की जो सुखना लेक पर्यटकों से गुलजार रहती है, वहां भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट अपनी ताकत का प्रदर्शन करते नजर आए। ये तस्वीरें एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं, जिसमें शामिल 42 ऑफिसर्स
और 188 वायु सैनिकों ने अपने रणकौशल का परिचय देकर सभी का दिल जीत लिया। सुखना लेक के किनारे खड़ी सैकड़ों लोगों की ये भीड़ इसी बात का प्रमाण है। 8 अक्टूबर को होने वाला वायुसेना दिवस इस बार बेहद खास है, क्योंकि पहली बार गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस को छोड़कर चंडीगढ़ की सुखना लेक पर भव्य एयर शो का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यानी कुछ पल रह गए हैं और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पे रहेंगी और वो पूरा कार्यक्रम है उसे ओवरसी करेंगे। खास तौर पे एक बड़ा दिन एयरफोर्स के लिए, खास तौर पे चंडीगढ़ के निवासियों के लिए। और जिस तरह का परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है सुखना लेक, जहाँ पे एयर पावर का डिस्प्ले किया जाएगा और अपने आप में शानदार डिस्प्ले होगा। और क्योंकि ये दिल्ली के बाहर है, अपने आप में बड़ी बात। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जहां हवा में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं जमीन पर वायुसेना के बैंड और जवानों के मार्च पास्ट ने लोगों की खूब तालियां बटोरी। इतना ही नहीं, रिहर्सल के दौरान वायुवीरों ने महज 5 मिनट के अंदर एक चलती फिरती गाड़ी को न सिर्फ पूरी तरह से खोल दिया, बल्कि उसे जोड़कर पहले की तरह चलने फिरने के लायक भी बना दिया। इस दौरान इन जवानों के बीच गजब का तालमेल और फुर्ती देखने को मिली। जबकि चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर डिस्प्ले के लिए रखा गया तेजस लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रडार समेत कई हाईटेक हथियारों को पास से देखकर वहां मौजूद लोग रोमांच से भर उठे। यूजुअली हिंडन में होता है या दिल्ली में होता है, तो आपको लगता है कि ये एक प्रिविलेज है कि आप अलग अलग जगह होगा? हाँ, ऑब्वियसली है, बिकॉज इट्स लाइक नाउ वी आल्सो गेट टू सी न्यूअर प्लेसेस एंड इट्स एक्साइटिंग। कितना एक्साइटमेंट है, जैसे यहाँ पे लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है, LCA है, तो किस चीज को लेके आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? मैं तो तेजस को ही लेके, तेजस और ये जो Su-30 आएगी, इन सब फाइटर्स जेट्स देख के अच्छा लगता है मेरे को। इंडियन एयरफोर्स इस बार अपना 90वां एयरफोर्स डे मनाएगा, जिसे देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी। सुखना लेक पर होने वाले एयर शो में 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे, जिनमें AN-32, Mi-17, MiG-29, प्रचंड, Mi-35, IL-76, सुकोई 30, MiG-29, जगुआर, रफेल, चिनूक, तेजस, अपाचे और हवर्ड एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। कुल मिलाकर वायुसेना के 83 एयरक्राफ्ट अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान 9 एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय पर भी रखा जाएगा। इसके अलावा आकाशगंगा, सारंग और सूर्य किरण की टीमें भी अपना दमखम दिखाएंगी। खास तौर पे क्योंकि हम बात करें फाइटर फॉर्मेशंस की, क्योंकि इसमें एक टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है कि किस तरह से जितने फाइटर जेट्स जो उड़ते हैं, अगर आप बात करें 83 इस तरह से जो फॉर्मेशन जब वो उड़ेंगी एक साथ और लगभग आसपास एक दूसरे के, तो अपने आप में एक पावर डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें कुछ पुराने एयरक्राफ्ट हैं तो आपको सूर्य किरण नजर आएंगे, आपको पुराने एयरक्राफ्ट है मिग भी ना आपको सीधा सीधा वापसी करते हुए नजर आएंगे। और कई हद तक जो क्रिटिसिज्म की जा रही थी कि किस तरह से एयर क्रैशेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी बीच में जो इनोवेशन है खास तौर पे भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से, वो नजर आएंगे। इस आयोजन को देखते हुए एयरफोर्स स्टेशन और सुखना लेक के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि 8 तारीख को होने वाले इस एयरफोर्स डे परेड में किसी तरह की खलल न पड़े और लोग इसका पूरा मजा ले सके। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने अमेरिका से इंडिया तक का सफर सड़क के रास्ते तय किया है और सबको चौंका दिया। उसने ये कारनामा किया है अपनी गाड़ी से। लखविंदर सिंह इनका नाम है और उनका कहना है कि उन्हें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, केवल ईरान का वीजा लेने में उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। जानिए कैसा है उनका सफर और इसके पीछे के जुनून की कहानी हम आपको दिखाते हैं। इस कार पर सवार लखविंदर सिंह का सफरनामा बेहद मजेदार है। लखविंदर ने इस कार से सड़क के रास्ते अमेरिका से हिंदुस्तान का सफर तय किया है।
अपनी कार लेकर लखविंदर अमेरिका की कैलिफोर्निया से चले और करीब 1.5 महीने में जालंधर पहुंच गए। ये सारा दिमाग कोरोना ही लै गया। एक्चुअली कोरोना जी आया, कुछ करना नहीं सी ते घरे बैठे जी, ना कोई टीवी ते न्यूज़ आ रही, कुछ नहीं आ रहा सी। मैं सोचा चल कुछ करिए वखरा। इस तो वखरा मैंने कुछ लगा नहीं जी। मैं बाई रोड चलदे जी इंडिया नूं ते बस फिर लग गए मैंने। एक्चुअली 3 साल लगे प्लान करदे नूं। 3 साल बाद मैं कंप्लीट किया टूर अपना। लखविंदर कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से चले थे। इस सफर में इन्होंने 20 देशों की सीमा पार की और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। केवल अमेरिका से ब्रिटेन तक इनकी कार समुद्री जहाज के जरिए आई, बाकी सफर इन्होंने सड़क मार्ग से तय किया। लखविंदर अमेरिका से ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान होते हुए अपने वतन हिंदुस्तान पहुंचे। लखविंदर का कहना है कि उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल ईरान में थोड़ा अलग अनुभव रहा। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ 2600-2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਟੋ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਮੋਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਤੱਕ 4 दिन लगे क्रॉस करते हुए। लखविंदर का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान से होकर आने पर खतरा हो सकता है, लेकिन वहां की आवाम ने जो प्यार दिया वो यादगार है। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाय रोड अमेरिका से भारत आना इतना आसान भी नहीं है, बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन भारत से कोई वहां जाना चाहे तो उसे भी काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी किसी शख्स ने कार से अमेरिका से भारत तक का सफर पूरा किया हो? लखविंदर सिंह नाम के शख्स ने मुश्किलों के बावजूद ये कारनामा कर दिखाया है। जालंधर के रहने वाले हैं लखविंदर और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लखविंदर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि मुश्किल है, लेकिन ये आइडिया आया कहां से? मैडम, आइडिया मेरा 3 साल पहले मेरे माइंड में आया था जब कोरोना था, जब दुनिया सारी मर रही थी। मैंने सोचा भी मैं जब बच गया तो कुछ डिफरेंट करूंगा, तो उस टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया था। पर जाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं रहा होगा, मुश्किलें तो बहुत ज्यादा आई होंगी। कहां किस तरह की दिक्कत आई आपको? मैडम, मुश्किलें तो 3 साल लगे मुझे प्लान पेपर, सारा पेपर रेडी करते, गाड़ी की और अपने पासपोर्ट, अपने वीजे, पूरे 3 साल लगे जी। और क्या मुश्किलें थी? मुश्किलें वीजे की मुश्किलें थी, गाड़ी के पेपर बनाने काफी मुश्किल थी। जहाँ में मैं रहता हूँ अमेरिका में, उधर वो ईरान के पेपर नहीं बनाते गाड़ी के, फिर ऐसे काफी मुश्किल आ रही थी पेपर वर्क। पूरे 3 साल लग गए पेपर वर्क करते हुए। रास्ते के बारे में भी हमें बताइए, किस तरह का रास्ता था, कौन कौन से पड़ाव बीच में आ रहे थे? मैडम, मैं कैलिफोर्निया से चला था। कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो कैपिटल है, सॉरी सैक्रामेंटो चला था कैलिफोर्निया। तो उधर से गाड़ी शिप करके मैं लंदन यूके लेके आया। उसके बाद मैं बेल्जियम गया। बेल्जियम के बाद मैं यूके से बेल्जियम, बेल्जियम से फ्रांस, फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से ऑस्ट्रिया, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बल्गारिया, छोटे काफी कंट्री थे बीच में। फिर टर्की, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये सारा जो सफर आपने तय किया बाय रोड ही तय किया या बीच में कहीं शिप का भी? शिप था, यूएसए टू यूके शिप था, बाकी सारा मैंने बाय रोड ही किया और मैं सोलो ड्राइवर था। तो सोलो ड्राइवर के मन में क्या क्या चल रहा था जिस दौरान ड्राइव कर रहे थे? लग रहा था कि पड़ाव सारे पूरे हो जाएंगे? हो रहा था, कभी कभी जब नहीं होता था ऊपर देखता था, वो जो होने थे तो ठीक है, कभी कभी मन में नेगेटिव हो जाती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आपका परिवार साथ था? क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं, मत कीजिए, बहुत मुश्किल भरा है? मैडम, पहले तो मेरे फैमिली को
एक डेढ़ साल पता नहीं चला उनको मैं क्या कर रहा हूँ। वो सोच रहे थे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो उनको 2 साल के बाद पता चला भी जब मेरे ऑलमोस्ट पेपर डन हो गए तो उन्होंने काफी परेशान थी। मेरी वाइफ बोलती तो अकेला क्या करेगा जंगल में कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा। मेरी मेन प्रॉब्लम थी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो सबसे बड़ी खाने की प्रॉब्लम थी। मेरी वाइफ बोलती तो कहीं मीट भी नहीं खाता, कुछ यही उसको टेंशन थी बस। आप तमाम कंट्रीज घूमे हैं, लेकिन इन तमाम जगहों में सबसे ज्यादा प्यार कहाँ मिला आपको? मैडम जहां जहां मेरी गाड़ी रुकी वहां वहां बहुत प्यार मिला मुझे। हर कंट्री में मिला, यूके से लेके बाघा बॉर्डर तक। ये ऐसे मुझे कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई कि मुझे 1% में मैं वापस चला जाऊं। मैंने आगे देख रहा, पीछे कभी मैंने मुड़ के देखा ही नहीं पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो पल जब आप भारत एंटर हो रहे थे, वाघा बॉर्डर से जब आप भारत में कदम रखे रहे थे, वो एहसास कैसा था? जीत गया। वन हो गया था ये। सारे खुश थे, सारे सोच रहे मैं कभी ये एडवेंचर पूरा नहीं करूंगा। वो बोल रहे थे तुम रास्ते से वापस आ जाओगे। तो जब मैं बाघा क्रॉस करके बाहर आया तो समझो मैंने पूरी दुनिया जीत के बाहर आया उधर से। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।